Okay, so hope everyone is good. सब लोग घर खैर खैरियत से हैं, सब लोगों के घर में खैर खैरियत है एंड एवरीबडी इज टेकिंग पर्टिकुलर केयर कि अब कोविड का जो सीन चल रहा है उसमें एवरीबडी शुड स्टे सेफ। ठीक है। ये ऑडियो चल रही है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? क्यों? अच्छा चलो ठीक है। सो anything new, anything which you would like to say before we start with the lecture? कोई चीज आप लोगों ने पूछनी है, कोई चीज आप लोगों ने शेयर करनी है? और कोई क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर्स, कोई वायरोलॉजी में से कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग? हम्म। कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है कि हमने कुछ पिछले में से पूछना है? नथिंग। चलो दैट्स वेरी गुड कि इसका मतलब ये है कि सबको सब कुछ समझ आ गया है। चैट में एटलीस्ट यस नो लिख दो ताकि मुझे अंदाजा हो कि यू आर लिसनिंग टू मी। ऑडियो ठीक है सबकी? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। अब जैसे थोड़ा सा मैं रीकैप कर दूं आप लोगों के लिए कि हमारा जो पूरा कोर्स है माइक्रोबायोलॉजी का या पैथोलॉजी का, जिसको हम आपका पेपर आता है पैथोलॉजी का, उस पेपर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट आपका माइक्रोबायोलॉजी का होता है और दूसरा कंपोनेंट आपका जनरल पैथोलॉजी का होता है। जनरल पैथोलॉजी में यू गेट 6 क्वेश्चंस जो कि आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में से के पोर्शन में से आपके पास 8 क्वेश्चंस आते हैं। सो इन टोटल यू हैव 14 क्वेश्चंस एंड यू नो दैट यू डू नॉट हैव अ चॉइस इन एनी ऑफ दोस क्वेश्चंस। अब माइक्रोबायोलॉजी का जो ब्रेकडाउन है वो इस तरह से है कि माइक्रोबायोलॉजी में से आपका जनरल बैक्टीरियोलॉजी का पोर्शन है जिसमें से एक क्वेश्चन आता है। देन देयर इज द स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी जिसमें से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका वायरोलॉजी में से आता है विच वी जस्ट कवर्ड। एक क्वेश्चन आपका पैरासाइटोलॉजी में से आता है जो कि उस दिन आपके साथ डॉक्टर माजिद ने शुरू की है एंड आई एम कंटिन्यूइंग विद। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आता है इम्यूनोलॉजी में से और एक क्वेश्चन आपका जो है वो आएगा माइकोलॉजी में से। सो दिस मेक्स इट्स 6 क्वेश्चंस। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरिया में से आता है, ट्यूबरक्लोसिस पे आए, लेप्रोसी पे आए, इट कैन वेरी फ्रॉम वन टू द अदर, बट ये है कि आपका माइकोबैक्टीरिया में से क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आपका जो है वो अगेन एज आई सेड कि आपका एक या दो जनरल में से आते हैं, दो आपके स्पेशल में से आते हैं। एक माइकोबैक्टीरिया का आता है, एक वायरोलॉजी, एक पैरासाइटोलॉजी, एक इम्यूनोलॉजी और एक माइकोलॉजी में से। So parasitology, immunology, mycology, and virology, they are 4 questions which if you and इसमें से थोड़ा सा sensibly पढ़ने की जरूरत है, so you would be able to get up to answer these questions and at least अगर आपने इसकी अच्छी सी तैयारी की हुई है तो 4 out of 5 you can easily get in these questions. अब पैरासाइटोलॉजी पढ़ने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज दैट कि आप किताब में से, जिस तरह से किताब में लिखा हुआ है उस तरह से आप पैरासाइटोलॉजी अगर पढ़ोगे तो यू विल नेवर नेवर रिमेंबर इट। सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट कि आजकल आप लोग घर हो, आपके पास कंपैरेटिवली टाइम भी ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में फ्रॉम डे वन जो पैरासाइट आपने, जैसे डॉक्टर माजिद ने उस दिन आपको मलेरियल पैरासाइट पढ़ाया है, ओपन द बुक
and just make a small उसकी 2 सफ़ों की आप उसकी एक कंसाइज आप उसके नोट्स तैयार कर लो। और जब आप वो नोट्स तैयार कर लोगे तो एट द एंड ऑफ द सेशन जब आप उनको रिवाइज कर रहे होगे तो दे वुड बी वेरी इजी टू go through as compared to the book, and secondly they will be more easier to remember. Aj I am going to start with the certain definitions, and then we will go on to a very important parasite which is known as Entamoeba histolytica. So we will let's start with the definitions. What is parasitology? And these definitions are important from your वाइवा क्वेश्चंस। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास वाइवा के लिए जाते हो तो जनरली द एक्सटर्नल एग्जामिनर हैज अ प्लान इन हिज माइंड कि मैंने जनरल बैक्टीरियोलॉजी में से भी सवाल करना है, मैंने स्पेशल में से भी पूछना है, एंड देन ही और शी विल डेफिनेटली आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम पैरासाइटोलॉजी, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉमन इन्फेक्शन जो कि आपको हॉस्पिटल सेटिंग्स में स्पेशली बच्चों में मिलती है। सो दे रियली वांट टू नो कि आप लोगों को पैरासाइटोलॉजी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, और फिर एक इम्यूनोलॉजी में से और वायरोलॉजी पे भी कुछ एक दे वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो वायरोलॉजी में से उनके पेट क्वेश्चंस होंगे हेपेटाइटिस के ऊपर, डेंगू के ऊपर, आजकल जैसे कोरोना है तो कोरोना के ऊपर, इन्फ्लुएंजा के ऊपर, सिमिलरली पैरासाइटोलॉजी में से, और और उसके बाद इसी तरह से इम्यूनोलॉजी में से। सो इफ यू आर एबल टू आंसर इन पैरासाइट्स का एट टाइम्स इन्होंने क्रॉस स्पेसिमेन भी रखा होता है, सो योर वाइवा स्टार्ट्स फ्रॉम दीज स्मॉल क्वेश्चंस. So if you know these definitions, so then your start of your Viva would be very good, and then it can go better from there. So what is parasitology? Parasitology is basically the study of parasites or parasitism, parasites and the diseases which they cause. What is a parasite? Parasite is basically an organism that is going to obtain food and shelter from another organism, and it is going to derive the benefits from that organism. So basically, a parasite is going to be anything, any organism that is going to go into a different into another organism, which is going to be referred to as a host, and it is going to stay in that host, it is going to multiply, it is going to reproduce in that host, and it is going to use that host for its own benefit. And in that situation, it may or may not harm the host. So parasite basically harms the host, and it is going to obtain all the nutrition, and it is going to produce various signs and symptoms because of what it is doing to the host. Then what is the host? The host is going to be that organism. It can be a human being, it can be an animal, it can be a dog, it can be a fox, it can be a mosquito that is going to harbor the parasite, and it can cause damage, it can cause disease in it, and by the parasite, and that is referred to as the host. So basically a host is going to be the organism that is going to harbor the host, it is going to, harbor the parasite, and it is going to allow that parasite to utilize its own nutrition for its multiplication, for its growth, and during that time period it is going to cause harm to the and that parasite is going to cause the harm to that host as well. So host is that organism that is going to harbor the parasite. There are different host parasite relationships. You have a relationship which is known as commensalism, and that is an association, और ये word आपने bacteriology में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? So commensalism is an association within a species or outside the species. For example, it can be between human beings and bacteria, it can be between human beings and parasites. So in this situation, the parasite is within the host, but neither the host nor the parasite is gaining any benefit from it. So that is known as commensalism. Symbiosis is an association in which both of them they are benefiting from each other. Whereas parasitism is an association when only the parasite is benefiting, the host is being affected, and it is going to cause a disease in that host.
It's not just going to cause an infestation or infection. Infestation और infection में क्या फर्क है? Infestation और infection में फर्क ये है कि infestation is on the outer side of the body, whereas the infection is in the inside of the body. So जितने भी parasites हैं जो body की outside पे रहेंगे और infection produce करेंगे या कोई disease produce करेंगे, तो they are referred to as an infestation. For example, lice, body lice, head lice, these ticks, ये सारे के सारे जो हैं ये disease produce करते हैं by remaining on the surface of the skin without going inside. This is referred to as an infestation. Infection क्या है? बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, जो भी बॉडी के अंदर जाएगा और उसके बाद डिजीज प्रोड्यूस करेगा, दैट इज रेफर्ड टू एन इन्फेक्शन. सो कमेंसलिज्म में दोनों होस्ट एंड पैरासाइट दे आर गेटिंग बेनिफिट, नाइदर बेनिफिट नॉर दे आर हार्मिंग ईच अदर. Symbiosis में both of them they are getting benefit, and one or the other may be essential for the survival of the either of the two. And parasitism में ये है कि the parasite is getting the benefit, the host is getting the effect of all the uh, activities of that parasite. Then there are two types of parasites. Those that live inside the body, they are referred to as the endoparasites, and those that exist on the body surfaces, they are referred to as the ectoparasites. So ectoparasite की definition है those that are on the outer surface of the body. Endoparasite की those that live within the body. Then parasites that cause harm to the host, वो pathogenic हो जाएंगे, और जो नहीं harm करते वो commensals हो जाएंगे. Very easy, similar definition as compared to the bacteria. Pit parasite again is termed obligate when it can live only in a host. Its survival depends on its entry into the host, and when it goes out, then its again survival depends on its entry into another host. Facultative when it can live both in a host as well as in the environment in a free form. Facultative parasites are not normally parasitic, but in situations where they can go into a host, they can produce an infection, and this is generally referred to as an opportunistic infection. फिर accidental parasites होते हैं. Accidental parasites कौन से होते हैं? For example, a parasite gets entry into a human host. ठीक है, वहाँ पे वो disease produce करता है और उसका वो pathogen होता है. But sometimes that same parasite with a different species is a pathogen for a dog. लेकिन चूंकि dog और humans की association बहुत ज़्यादा है, at times they can, instead of going into the dog, they can come into the human beings as well. Although normally वो उसमें disease produce नहीं करते, so किसी भी एक स्टेज पे वो वहां जाके ह्यूमन बींग्स में डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बट वो रिएक्शन जरूर प्रोड्यूस करेंगे. सो दीज आर रेफर टू एज एक्सीडेंटल पैरासाइट्स. नॉर्मली उनका होस्ट वो नहीं है जिसके अंदर वो पहुंच गए हैं, और उस सिचुएशन में दे आर रेफर टू एज एक्सीडेंटल पैरासाइट्स. परमानेंट पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि दे लिव इन द होस्ट. ठीक है, और इसका जो स्पेसिफिकली जो एडल्ट फॉर्म है दैट लिव्स इन और ऑन द होस्ट. टेम्पररी पैरासाइट्स होते हैं जो कि फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड दे कम इनटू द होस्ट, दे ईट, दे यूटिलाइज द न्यूट्रिशन, दे ग्रो, एंड देन दे गो आउट एंड गो into another host. So these are the different definitions: permanent parasites की और temporary parasites. Then they are facultative and accidental parasites. फिर आपके different types के hosts होते हैं, and this is very important क्योंकि जब भी पैरासाइट की आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे या किसी भी पैरासाइट के बारे में पढ़ोगे, तो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड बाय यू फ्रॉम यू इज गोइंग टू बी what is the definitive host of this parasite and what is the intermediate host. जब आपका कोई एसक्यू क्वेश्चन भी आएगा तो उसके अंदर भी आपको पूछा जाएगा, एक कंपोनेंट उसका जरूर होता है जिसके अंदर वो आपसे पूछते हैं कि जी व्हाट इज द डेफिनेटिव होस्ट ऑफ दिस पैरासाइट एंड नेम द इंटरमीडिएट होस्ट, अगर कोई है तो उसका आप बताएं. ठीक है, सो द डेफिनेटिव होस्ट इज द वन इन विच इट्स एडल्ट एंड सेक्सुअल स्टेज, या उसकी एडल्ट पोर्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ दैट पैरासाइट हैपेंस इन दैट होस्ट, और या उसकी क्या कहते हैं सेक्सुअल स्टेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन अकर्स इन दैट होस्ट. सो डेफिनेटिव होस्ट वो होगा जहां पे पैरासाइट का एडल्ट फॉर्म पाई जाएगी या उसका reproductive cycle की sexual stage is going to take place, whereas the intermediate host is going to be the host in which the parasite is going to either have its larval stage or the asexual stage.
सो द लार्वल इन द एसेक्सुअल स्टेज अगर है तो वो इंटरमीडिएट होस्ट बन जाएगा, और अगर उसकी एडल्ट और सेक्सुअल स्टेज है तो वो डेफिनेटिव होस्ट बन जाएगा। इंटरमीडिएट होस्ट पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। पैसिव का क्या मतलब है और एक्टिव का क्या मतलब है? इंटरमीडिएट होस्ट अगर उसकी लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता, he is just a carrier, तो then he is a passive intermediate host. Active अगर उसकी involvement है in the asexual stage of that life cycle, then he is referred to as an active intermediate host. पैराटीनिक और ट्रांसपोर्ट होस्ट। पैराटीनिक और ट्रांसपोर्ट होस्ट वो है जिसके अंदर लार्वल स्टेज ऑफ द पैरासाइट सर्वाइव्स बट इट डज नॉट डेवलप एनी फर्दर, so it is just going to be responsible for the transport of the parasite from one host to the other. यानी कि वो एक वेक्टर बनता है बिटवीन दी, फॉर एग्जांपल between one host and the other. A reservoir host is that host in which the parasite can live for a very long time. ठीक है, और उसकी पैरासाइट की लाइफ साइकिल जो है दैट हैज टू a portion of that life cycle occurs in that host, and इसके अंदर उसकी रेजर्वोयर बनता रहता है या उसकी मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, और उस मल्टीप्लिकेशन की रिजल्ट में उसका नंबर इंक्रीज करता है, और इस इंक्रीज ऑफ दैट नंबर की वजह से इट कैन देन बी स्प्रेड into the environment, into other human beings, and therefore it is responsible for maintaining that parasitic infection in that society or in that environment. इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का जो आपने अभी पढ़ चुके हैं, मलेरिया का जो होस्ट है दैट इज दी ह्यूमन बींग्स में उसकी लाइफ साइकिल डेवलपमेंट हो रही है, और जो सेकंड उसकी लाइफ साइकिल की डेवलपमेंट हो रही है वो मॉस्किटो में हो रही है। मॉस्किटो में जितनी उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, और मॉस्किटोज की जो जो क्या कहना चाहिए, उनकी जो ब्रीडिंग है दैट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट मलेरियल पैरासाइट इन द एनवायरनमेंट। अगर आप मॉस्किटोज की ब्रीडिंग प्लेसेस और मॉस्किटोज को डिस्ट्रॉय कर दोगे इन अ सर्टेन एरिया, तो उस एरिया में से मलेरिया के इंसिडेंस डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज मॉस्किटो इज द रेजर्वोयर होस्ट फॉर दैट मलेरियल पैरासाइट। अगर मॉस्किटो नहीं होंगे तो मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, वो कंप्लीट नहीं होगी। जब वो कंप्लीट नहीं होगी तो वो मल्टीप्लिकेशन करके उसके सलाइवा में नहीं पहुंचेगा, और वो मॉस्किटोज जो हैं वो ह्यूमंस के ऊपर फीड नहीं करेंगे, और जब फीड नहीं करेंगे तो वो मलेरियल पैरासाइट को उनके अंदर इंजेक्ट नहीं करेंगे। सो इन दिस वे द रेजर्वोयर कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड द इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। बट reservoir is host is essential अगर एक कम्युनिटी में, एक एनवायरनमेंट में उस पैरासाइट ने सर्वाइव करना है एंड स्प्रेड करना है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क टिल दिस पॉइंट डेफिनेशंस में? ओके, देन वी गो ऑन टू, ये हमने बात की थी अब दो चीजों की, एक होस्ट की और एक पैरासाइट की। ठीक है, so parasite is going to be the one which is going to cause infection, host is going to be the one in which it is going to cause that infection। ठीक है, और जो कि पैरासाइट को हार्बर करेगा। अब एक तीसरा ऑर्गेनिज्म है which is known as a vector, and this is a vector which is going to be responsible for the spread of certain parasites. Some parasites, they are going to be transmitted from one person to another through the contaminated food or water. ठीक है, some are going to be transmitted through the vectors, and this vector which is going to be responsible for the transmission of the parasite from one host to the other can be of two types, बायोलॉजिकल वेक्टर और मैकेनिकल वेक्टर। ठीक है, मैकेनिकल वेक्टर वो है जो कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी टेकिंग पार्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ दैट पैरासाइट, उसके अंदर नहीं हो जाता। that parasite is not going to go into that vector, and it is just going to be using that vector as a for example as a vehicle। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, एज अ कार, एज अ बाइक, वट एवर यू मे कॉल इट। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट कर देगा उस पैरासाइट को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल इसका जैसे जो हम आज पढ़ेंगे एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, उसमें एक ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल जो है वो फ्लाइज है। These become mechanical vectors. For example, ये चूंकि अमीबा है, ये एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, इसके जो cysts हैं वो पास आउट होते हैं into the stool. If the hygiene of that area, और मतलब
ओपन एरियाज में, जिस तरह से हमारे विलेजेस वगैरह में ये ट्रेंड है कि जी दी रिलीविंग ऑफ योर बाउल मूवमेंट्स के लिए या स्टूल पास करने के लिए बाहर बाहर खेतों में चले जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ खेतों में अगर एक इंसान अमीबाइसिस से अमीबाइसिस से इन्फेक्टेड है, एंटोमीबा हिस्टोरिटिका से इन्फेक्टेड है, उसके स्टूल में उसके सिस पास हो रहे हैं, तो दो सिस दे आर गोइंग टू सर्वाइव दैट इन दैट एनवायरनमेंट। अब वहां से क्या होगा, वहां से वो किसी दूसरे शख्स तक कैसे पहुंचेगा? थ्रू दी फ्लाइज। फ्लाइज आर गोइंग टू सिट ऑन दैट स्टूल। स्टूल में से जो सिस हैं, जो गंद वाला है, वो उसकी बॉडी के ऊपर और उसकी अपने क्या कहते हैं विंग्स के ऊपर लग जाएगा। एंड देन व्हेन इट गोज एंड सिट्स ऑन द फूड, इट इज गोइंग टू ट्रांसफर ऑल दोस गंदबला ऑन टू दैट फूड। ठीक है, अब वो फूड जो है, इफ इट इज कंज्यूम्ड विदाउट वॉशिंग, विदाउट क्या कहते हैं कुकिंग, और गंदे हाथों के साथ अगर वो खाना खा लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लाई जो थी वो स्टूल के ऊपर बैठी, बैठने के बाद इट गोज एंड इट सीज के जी वहां पे फ्रूट पड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रूट है जो कि खाने बगैर, मतलब जो कि किसी शख्स ने अगर, और उसके ऊपर जाके जब वो बैठते हैं तो वो अपना ट्रांसफर कर देते हैं, वो सिस पी अलोंग विद ऑल दी गार्बेज जो उसने स्टूल के ऊपर बैठ के कलेक्ट किया, एंड देन इट फ्लाइज अवे। ठीक है, अब उस आम को, आड़ू को, या वो वाले फ्रूट जिनका छिलका नहीं होता, ग्रेप्स हैं, उनमें से किसी चीज के ऊपर बैठ गया जिनका छिलका नहीं है, और वो बगैर धोए एक इंसान खा लेता है, तो वो जो सिस हैं उसकी, वो फ्लाइज की, जो फ्लाइज ने उस पर डिपॉजिट की थी, वो इंसान के अंदर जाके फिर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ओवर हियर द वेक्टर इज नॉट taking any part in the डेवलपमेंट ऑफ दैट पैरासाइट। कोई उसके अंदर लाइफ साइकिल नहीं उसकी चल रही, कोई उसके अंदर अडल्ट फॉर्म नहीं उसका गया, ये उसकी सिर्फ बॉडी के ऊपर एज अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म उसने यूज किया। सो दीज आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेक्टर्स। बायोलॉजिकल वेक्टर्स वो हैं जिनके अंदर पैरासाइट जाता है, उसकी डेवलपमेंट उसके अंदर होती है, और उसके बाद वो किसी और चीज के ऊपर बाइट करता है, और बाइट करने के बाद उस पैरासाइट को इंजेक्ट कर देता है। और इसका कॉमन एग्जांपल मॉस्किटोज हैं और अदर बाइटिंग इंसेक्ट्स हैं। जैसे जैसे आप पैरासाइट्स पढ़ते जाएंगे आपको पता लगेगा कौन कौन से, जिसमें जेडसी फ्लाई है, एनोफिलीस मॉस्किटो है, ये सारे के सारे जो हैं बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर पैरासाइट इंट्रोड्यूस होता है। ये फीड करते हैं जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर, तो ये ब्लड सक करते हैं, उस ब्लड के साथ वो पैरासाइट भी सक करते हैं। उसकी डेवलपमेंट होती है मॉस्किटोज में या वो इंसेक्ट और बाइटिंग इंसेक्ट्स के अंदर। उसके बाद एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच के वो उसके माउथ तक पहुंच जाते हैं ड्यूरिंग द आफ्टर द डेवलपमेंट, एंड इन द माउथ when it is going to feed another human being, it is going to inject those parasites into that human being. So these are referred to as biological vectors. ठीक है, ये आपका आपने कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ा होगा, बट ये पैरासाइटोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली पैरासाइटोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, प्रोटोजोलॉजी और हेलमिंथोलॉजी। प्रोटोजोआ फर्दर किस तरह से हम डिवाइड क्लासिफाई करते हैं, we'll go into that in a second. Helminthology again is further subdivided into platyhelminthes and nemathelminthes. अब platyhelminthes या फ्लैट वर्म्स हैं, और nemathelminthes इनको हम राउंड वर्म्स या इनको हम निम्बोटोड्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ बेसिकली जो हमने डिवाइड किए हैं दो में, प्रोटोजोआ और ऑफ टू टाइप्स, सॉरी पैरासाइट्स हमने प्रोटोजोलॉजी हेलमिंथोलॉजी में डिवाइड किया। अब प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं? दे आर यूनिसेल्युलर, they have a single cell which is going to perform all the function. So आप प्रोटोजोआ में जितने भी पैरासाइट्स पढ़ोगे वो सब यूनिसेल्युलर होंगे, और all the functions are going to be carried out by that single cell. On the other hand helminths जो हैं, they are multicellular. helminths चाहे वो flatworms हो, चाहे वो roundworms हो, nematodes हो, जो भी हो, वो सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एंड दे हैव अ मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी एंड दे परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस बाय द पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्रोटोजोआ जो हमने आज शुरू करना है, दैट इज सॉरी शुरू तो आप कर चुके हो विद डॉक्टर माजिद, उसमें अमीबा फ्लैजेलेट्स आ जाते हैं, जिसमें हीमोफ्लैजेलेट्स भी हैं और इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट्स भी हैं। देन वी हैव द स्पोरोजोआ एंड देन वी हैव द सीलिएट्स। ये छोटी मोटी क्लासिफिकेशंस हैं व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। हेलमिंथीज में आपका ट्रिमेटोड्स हैं, नेमाटोड्स हैं एंड सेस्टोड्स। ठीक है, सेस्टोड्स एंड सेस्टोड्स जो हैं वो फ्लैटवर्म्स हैं, और ट्रिमेटोड्स भी फ्लैटवर्म्स हैं, नेमाटोड्स आर द राउंडवर्म्स। नाउ
जब आप किसी भी पैरासाइट की लाइफ साइकिल पढ़ते हो तो आपको चार चीजें जो हैं वो उस लाइफ साइकिल में मेंशन करनी है बिफोर यू कैन गेट एनी मार्क्स. नंबर वन इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इट कैन बी द इन्फेक्टेड मैन, it can be the infected animal or an insect, an arthropod insect, or it can be the contaminated food, water, or soil. So, जब भी किसी पैरासाइट के बारे में लिखना शुरू करो तो सबसे सबसे पहली चीज जो है वो आपको उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मेंशन करना है. The second thing which you need to mention is what is the portal of entry of that parasite. It could be ingestion through contaminated food or water. It could be inoculation. Inoculation जो है वो किसी बायोलॉजिकल वेक्टर से भी हो सकती है. बायोलॉजिकल वेक्टर जिस इंट्रोड्यूस करता है मलेरियल पैरासाइट इनटू योर स्किन. इनहेलेशन से हो सकती है थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, congenital from the mother to the child, venereal through sexual intercourse, and then through the biting insects. ठीक है. Once it goes into the body, then it is going to produce a disease in the host, and after the disease production it has to have a portal of exit. अगर उसका portal of exit नहीं होगा तो what is going to happen is that it is going to, अगर उसका portal of exit नहीं होगा तो then it is going to be a dead end disease. It will not keep on circulating in the environment. लेकिन parasitic infections, they need a portal of exit for their continuity, for their survival in the environment. और वो portal of exit either can be the respiratory tract, it can be the GIT through the stool, it can be the genital tract, or again it can be the biting insects like the mosquito. And once it goes out into the environment, then again it goes into that cycle where a source of infection, it becomes again a source of infection for the human beings. ठीक है. So ये चार चीजें, source of infection, portal of entry, disease, and then the portal of exit. What are the effects of the parasite on the host? नंबर वन, इट कम्पीट्स विद द न्यूट्रिशन ऑफ द होस्ट. अब डिफरेंट पैरासाइट्स हैं जो कि डिफरेंट तरीके से होस्ट की न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन व्हिच इज नोन एज डाइफाइलोबॉट्रिन लैटम. ये विटामिन B12 अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स. ये टेपवर्म है, फ्लैटवर्म है. इट गोज इनटू द इंटेस्टाइन्स. वहां जाके व्हेन इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट इज गोइंग टू अब्जॉर्ब विटामिन B12 फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स. और जब वो विटामिन B12 को अब्जॉर्ब करेगा वहां से, तो देन it is going to cause anemia, because vitamin B12 is related with a deficiency, is related with pernicious anemia. फिर कुछ और tapeworms हैं which are going to absorb proteins and sugars, as a result of which the nutrition of that person becomes poor. And most of these adults में भी आपको नजर आएंगे, but in countries like us which are underdeveloped और जहाँ पे बच्चों की न्यूट्रिशन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे ये effects जो हैं माल न्यूट्रिशन के, they are more commonly seen in children, but they can be seen in adults as well. उसके बाद it can also take up the host fluids, and most commonly the blood. It is going to ingest, for example, hookworm का मैंने यहाँ example दिया है. hookworm जो है वो एक roundworm है. वो intestines में जब जाता है तो intestines में उसके hooks बने होते हैं उसके मुंह के ऊपर, जिससे वो intestinal wall को कैच कर लेता है, या उसके अंदर अपने हुक्स को जिस तरह से हम एक दीवार के अंदर की लड़ा देते हैं, उसी तरह से वो अपने हुक्स जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर इट जस्ट अटैचेस इटसेल्फ होते हैं, और वहां से फिर वो वहां से ब्लड सक करना शुरू कर देते. तो इट कैन बी 250 ml पर डे. एंड इफ अगर एक हुकवर्म जो है वो 250 ml पर डे ले रहा है और वहां पे अगर बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो उसमें से आप इमेजिन कर लो कि पर डे वो कितना उसका ब्लड जो है वो लॉस हो रहा होगा उस इंडिविजुअल को, और फिर इट रिजल्ट्स इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन दैट इंडिविजुअल. ठीक है. और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले जो एनीमियाज हैं या ये होस्ट न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन वगैरह, दीज आर द प्रेजेंटिंग फीचर्स ऑफ दीज पैरासिटिक इन्फेक्शंस. फिर इट कैन डिस्ट्रॉय द होस्ट टिश्यूज. some of them they are going to enter through the skin. वहां पे स्किन के ऊपर they can cause a tissue damage, they can cause a pustule, they can cause an scar. वहां पे कोई ना कोई infection produce कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद others
व्हेन दे गो इनसाइड द बॉडी, फिर अगर स्किन के थ्रू गए तो स्किन के डीपर टिश्यूज में बॉडी में जाके वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो माउथ के थ्रू गए देन दे कैन प्रोड्यूस एन इन्फेक्शन इन द जीआईटी एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद स्विमर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर स्विमर्स हैं और वहां पे स्विमिंग पूल में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो वो स्किन के ऊपर इचिंग प्रोड्यूस कर सकता है। फिर जो ट्रेमाटोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, again they can cause, they enter through the skin and they can cause inflammation at the site of entry। फिर इंटेस्टाइनल वर्म्स है, इंटेस्टाइनल वर्म्स जो है वो आपके गट के अंदर जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसके अंदर स्मॉल लीशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद एंटोमीबा हिस्टोरिका जो हम आज पढ़ेंगे, इट कैन डाइजेस्ट द एपिथेलियल सेल्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जब वो डाइजेस्ट करता है तो नेचुरली वहां से एपिथेलियल सेल की डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। So there are different ways in which they are going to destroy the host tissues. These are just only a few examples. फिर they can damage the tissue, they can cause changes in the tissue, जो कि आपने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा है। हाइपरप्लेसिया हो सकता है, हाइपरट्रोफी हो सकती है, मेटाप्लेसिया हो सकता है, नियोप्लेसिया हो सकता है। Any of these cell changes can occur as a result of the various parasites which go into the body। सबके साथ नहीं होता ये, there are certain parasites which are associated with tumor development, there are certain parasites which are associated with hypertrophy, for example plasmodium। ठीक है, फिर एक लंग फ्लूक है जो कि लंग्स में मेटाप्लेसिया कॉज कर सकता है। सो सब पैरासाइट्स सब चीजें नहीं प्रोड्यूस करते, कुछ कुछ प्रोड्यूस करते हैं इफेक्ट और कुछ कुछ प्रोड्यूस करते हैं। Then they secrete toxins and other enzymes, and this can affect the immune function, and this can also produce a pathogenic response from the host। और फिर उसकी वजह से जो डैमेज होता है वो that also causes an effect in the individual। फिर मैकेनिकल इंटरफेरेंस कैसे कर सकते हैं? मैकेनिकल इंटरफेरेंस ऐसे कर सकते हैं कि वो जो जिस जगह पे भी वहाँ पड़े हुए वहाँ चूंकि वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो ब्लॉक कर देते हैं उस एरिया को। एलिफेंटिएसिस एक डिजीज है जो कि फिलेरियल वर्म से प्रोड्यूस होती है, और चूंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम का पैरासाइट है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाके वहाँ पे जब मल्टीप्लाई करता है तो वो लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ड्रेनेज खत्म हो जाती है, ड्रेनेज खत्म होने की वजह से जो एंड ब्लॉक हुआ था उससे पिछला वाला एरिया में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद टेपवर्म्स हैं, टेपवर्म्स इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, इसी तरह से दे कैन ब्लॉक द लार्ज इंटेस्टाइन, दे कैन ब्लॉक द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका राउंड वर्म आप लोगों ने बहुत सुना होगा बच्चों के अंदर के जी मलप, which is commonly known in Urdu, कि वो these are roundworms, ये बिल्कुल earthworms की तरह होते हैं। When they go into the intestine, अगर ये अपेंडिक्स में चले जाते तो आपने पढ़ा होगा अभी सर्जरी में या नहीं कि अपेंडिक्स कितना, या एनाटॉमी में यू नो कि हाउ व्हाट स्मॉल साइज ऑफ द अपेंडिक्स इज। अगर एक भी वर्म उसके अंदर दो तीन चले जाते हैं और उसकी ल्यूमन को ब्लॉक कर देते हैं तो इट कैन कॉज अपेंडिसाइटिस। सिमिलरली प्लाज्मोडियम है, दे कैन कॉज आरबीसीज टू स्टिक टुगेदर, और जब वो स्टिक करते हैं तो वो पेल्विस क्लॉग हो जाती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ एक्शन दीज पैरासाइट्स दे कैन कॉज मैकेनिकल इंटरफेरेंस। जब भी आपने कोई पैरासाइट के बारे में नोट्स बनाने हैं या किसी पैरासाइट के बारे में स्टडी करनी है तो आपको ये चीज़ें ब्रीफली हर चीज़ मतलब बारे में आनी चाहिए। You do not need to remember कहानियाँ about the geographical distribution और about the morphology, लेकिन आपको बेसिक पॉइंट्स इनके बारे में ज़रूर आने चाहिए। You need to know कि कौन से एरिया में ये पैरासाइट कॉमन है, उसका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट से मुराद ये है कि वो बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर जाके कौन से एरिया के अंदर सर्वाइव करते हैं, कौन से एरिया के अंदर जाके मल्टीप्लाई करना शुरू करते रहता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक पैरासाइट माउथ के थ्रू एंटर होता है तो माउथ के थ्रू जाके अब वहां से लेके रेक्टम तक, फ्रॉम द माउथ टू द रेक्टम देयर इज अ लार्ज जीआईटी। ठीक है, अब इस जीआईटी में कौन सा एरिया है विच इज गोइंग टू बी द प्लेस वेयर इट इज गोइंग टू मेक इट्स होम। So that's not that may not be the stomach, that may not be the large intestine, it may just be the small intestine। ठीक है, it may just be the rectal area। So you need to know कि इस parasite का habitat कौन सा है। उसके बाद अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने अभी देखा कि पैसिव और एक्टिव समझ नहीं आया। पैसिव में बेटा ये है कि पैसिव के अंदर वो इट जस्ट फॉर्म्स ए पैसेज फॉर द पैरासाइट, उसकी लाइफ साइकिल वहां डेवलप नहीं होती। जैसे जैसे आप पैरासाइट्स पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक्टिव में वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है।
उसको इस तरह से देख लो कि अगर एक शख्स गेम खेल रहा है और एक शख्स सिर्फ साइड लाइन पे अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ठीक है, जो बारी वाला है वो पैसिव है, जो गेम खेल रहा है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है उस गेम के अंदर। सो जो पैसिव इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो सिर्फ एक वहां पे साइड लाइन पे खड़ा होगा, वो सिर्फ उसको एक हेल्प कर रहा होगा टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। जबकि जो एक्टिव है उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई लाइफ साइकिल का पोर्शन डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? क्या भाई, व्हाट्स रॉन्ग नाउ? सॉरी। अच्छा, अब जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हैबिटाट है, देन द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, बट यू नीड टू नो द मॉर्फोलॉजी ऑफ सर्टेन पैरासाइट कि वो क्या है ब्रीफली। ठीक है, फिर उसकी लाइफ साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ साइकिल और पैथोजेनिसिटी जो है ना वो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। अब अगर आपको लाइफ साइकिल आती होगी तो आप उसकी पैथोजेनेसिस लिख सकते हो। ठीक है, फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, उसका सोर्स या उसका पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, उसका वेक्टर कौन सा है, उसका रेजर्वायर होस्ट कौन सा है, ये सारी की सारी चीजें हर एक में मौजूद नहीं होंगी, बट वेयर एवर दे आर उसमें फिर आपको लिखने की जरूरत, मतलब जो जो चीज उसमें मौजूद है वो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। उसका सोर्स क्या है, उसका पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, कोई वेक्टर उसके अंदर है कि नहीं है, कोई रिजर्वॉयर होस्ट है कि नहीं है, फिर उसकी पैथोजेनिसिटी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन कौन सी हैं, कोई उसकी इम्यूनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है कि नहीं है, और उसके अंदर उसकी लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम इज वेरी ब्रीफ, लेकिन इसको थोड़ी सी अक्ल के साथ याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि लैब डायग्नोसिस में हमने आपसे वो चीज़ें पूछनी हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स में लैब डायग्नोसिस में आपको हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, ये जो पैरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट्स जनरली दे आर गोइंग टू बी फाउंड इन दी एनिमल्स में और बाकी 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 उसमें। अब वहाँ पे जब इनकी लाइफ साइकिल वहाँ पे भी होगी तो जनरली आप लोगों को ये चीज़ रिमेंबर रखने की ज़रूरत है कि अगर आपका डेफिनेटिव होस्ट डॉग है तो, और डॉग जो है वो उसका अपना हम्म, चली गई है, का वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, वो किधर गया है? हाँ, इसको ऊपर करूँ? हम्म, ठीक है। अच्छा जी, सो आपकी वी वर डिस्कसिंग कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स जो है ना वो रख के हमने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और बी मतलब ये अगर आप एक दफ़ा कर लोगे, अगर आप एक दफ़ा ये कर लोगे ना, अपने नोट्स बना लोगे, इस वक्त आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, तो इस वक्त अगर आप ये नोट्स इन पॉइंट्स को सामने रख के बना लोगे ना, तो आप बिलीव मी कि आपको ये पैरासाइटोलॉजी याद करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप एक दिन का पैरासाइट एक अभी से याद करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको एग्जाम्स के लिए पैरासाइटोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये 5 सॉलिड मार्क्स आपके जो है ना 5 के 5 आपकी जेब में होंगे। बट या बात यह है कि सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है और अमल करने वाली बात है। सुनते सारे हो, समझते भी सारे हो, लेकिन अमल नहीं करते। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अच्छा, एंड क्वेश्चंस वन में आस्क, जब आपको प्रोटोजोआ के बारे में बात करें, व्हाट डू दे लुक लाइक, हाउ बिग दे आर, वेयर डू दे लिव, हाउ डू दे मूव अबाउट, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आपके साथ आपसे पूछे जाते हैं व्हेन वी आर आस्किंग यू दी वाइवा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमने करना है वो है एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पॉइंट। कुछ आपने अब पूछना है अभी तक जितना हमने पढ़ा है?
ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दीज डेफिनेशंस, ये सब चीजें आपको मतलब क्लासिफिकेशन। तो जो आज के लेक्चर है उसके अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, एंड सेकेंडली यू नीड टू नो दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये दो सफ़े भी नहीं बनते आपकी बुक के जो चैप्टर हमने अभी जो पहला आपका प्रोटोजो पैरासाइटोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, चलो चलो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट part of the lecture, which is about protozoology. ठीक है, प्रोटोजोलॉजी, अब मैंने आपसे कहा था पैरासाइटोलॉजी को हमने प्रोटोजोआ में और हेलमिन्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और हेलमिन्ट्स जो हैं वो हमारे अब हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रोटोजोलॉजी शुरू करेंगे। और प्रोटोजोलॉजी में से भी एक हमने ब्लड जो है प्रोटोजोआ वो आपने डॉक्टर माजिद के साथ शुरू किए, एंड मैं इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ शुरू करूंगी। ठीक है, so the classification of pathogenic protozoa according to the site of infection, we have the intestinal tract, urogenital tract and the blood and tissue. इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में में अमीबा है, इसमें से अच्छा, इन सबकी नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज नहीं है, वी जस्ट गोइंग टू वी आर कंसर्न विद द पैथोजेनिक स्पीशीज। अमीबा में एंटोमीबा हिस्टोलिटिका आता है, इंटेस्टाइनल सीलिएट आता है व्हिच इज द बेलेंटिडियम कोलाई, और इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ आता है व्हिच इज क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम। फिर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है व्हिच इज द फ्लैजेलेट। ब्लड एंड टिश्यू फ्लैजेलेट्स में से आपका ट्रिपैनोसोमा आता है, और स्पोरोजोन्स में से प्लाज्मोडियम स्पीशीज आता है व्हिच कॉजेस मलेरिया, और टिश्यू स्पोरोजोन्स में टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डाई। ठीक है, सो दिस इज द पैथोजेनिक प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन। अब इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं? इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ में आपने डिस्कस किया था कि अमीबा है विच में भी पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक में यू जस्ट नीड टू रिमेंबर एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, बाकी एक आधा याद कर लो कि एंटोमीबा कोलाई और डिस्पार होते हैं विच आर दी नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज। फिर आपके फ्लैचुलेट्स हैं जिसमें पैथोजेनिक में जियार्डिया लैम्बिया है, और नॉन पैथोजेनिक में और ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है, जो कि मुझे लिखना मैं भूल गई हूँ यहाँ पे। ठीक है, और नॉन पैथोजेनिक में ट्राइकोमोनास होमिनिस है, डायंटमीबा है। देन वी हैव द सीलिएटा, सीलिएटा में आपका बैलेंटिडियम कोला है, कोई नॉन पैथोजेनिक इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जब आपसे कोई क्लासिफिकेशन पूछता है इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ की, तो आपको पैथोजेनिक के साथ साथ अगर आप एक नॉन पैथोजेनिक लिख दोगे तो उसके आपके नंबर आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, चाहे आप सिर्फ एक ही लिखो। ठीक है, now today we are going to start with the Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica is the best known species of amoeba that parasitizes the humans. और आपने सुना होगा amoebiasis के बारे में और amoebic dysentery के बारे में, और when you go into the clinical wards this is a very common आपको एजेंट जो है वो आपको मिलेगा in the with the patients. ठीक है, और इसका it's present all over the world, it has a global distribution. Most commonly, although it is present worldwide, it is more common in the tropical and the temperate regions. 10% of the world's population may be infected. 50 million cases of amoebiasis occur every year. और ये इन्वेसिव अमीबाइसिस है, एक नॉन इन्वेसिव होती है और एक इन्वेसिव होती है। नॉन इन्वेसिव में वो सिर्फ इंटेस्टाइन तक रहती है, इन्वेसिव में इट पेनिट्रेट्स द इंटेस्टाइन, इट गोज इनटू द सर्कुलेशन, और ये एक्स्ट्रा intestinal amoebiasis cause कर सकती है, and more than 100,000 deaths per year, usually more common in children of less than 5 years of age. Transmission is through the fecal-oral route, contaminated food and water, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड। अब पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कैसे होती है? पर्सन टू पर्सन स्प्रेड इस तरह से होती है कि अगर पर्सन की, एक इंडिविजुअल की पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है, ठीक है, सो इसीलिए स्ट्रेस करते हैं फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस कि आपका हैंड वॉशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो उसमें क्या है कि आपका पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, अ पर्सन गोज टू द वॉशरूम, doesn't wash his hands properly, or if he washes his hands तो proper टाइम के लिए नहीं वॉश करता, साबुन के लिए साबुन से के साथ वॉश नहीं करता, वट एवर इज द रीजन, ही कम्स बैक, ही स्टार्ट्स कुकिंग फूड, and with his dirty hands, if he is cooking the food, he is going to contaminate that food or water. ठीक है, अब जो तो खाना पक जाता है उस खाने को तो चलो वो फीको ओरल रूट जो है वो उसमें वर्क नहीं करता, बिकॉज the cyst will be destroyed. But at in those things in which the food is not being cooked,
फॉर एग्जांपल सैलड प्रिपेयर की है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रिंक प्रिपेयर की है, कोई आपने डिजर्ट प्रिपेयर की है, कोई मीठा प्रिपेयर किया है, थिंग्स विच आर नॉट बीइंग कुक्ड, या आपने खाना आप निकाल रहे हो, एक चम्मच के साथ आप खाना निकाल रहे हो, खाना आपने बोल्स में डाल दिया और खाना निकाल रहे हो, खाना ऑल दो पका हुआ है बट यू कंटामिनेट द स्पून। अब जो भी शख्स उस कंटामिनेटेड स्पून को हाथ लगाएगा तो that becomes a source of infection for the other person. So contaminated food in water, person to person spread. और habitat क्या है इसका? habitat इसका large intestine है। मॉर्फोलॉजिकली इट हैज टू फॉर्म्स, एक ट्रोफोजोइट है और एक सिस्ट है। अब ट्रोफोजोइट फॉर्म जो है ना वो अमीबा का एक्टिव फीडिंग फॉर्म है, ये मोटाइल है, और यहाँ ये वाला फॉर्म है जो कि रेप्लिकेट करता है, ठीक है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट पैरासाइट विद इन द ह्यूमन बॉडी। और उसके बाद ये ट्रोफोजोइट फॉर्म जब एक अपनी लाइफ साइकिल की एक स्टेज पे पहुंचता है तो उसके बाद ये सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनसिस्टमेंट। जब ये सिस्ट बन जाता है तो ये सिस्ट जो है दैट इज वेरी रेजिस्टेंट, दिस इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द पैरासाइट एंड दिस इज गोइंग टू बी पास्ड आउट इनटू द स्टूल्स। ये सिस्ट है विच इज गोइंग टू बी इंजेस्टेड अलोंग विद द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब ये सिस्ट इंजेस्ट होएगी तो देन इट इज गोइंग टू गो इनटू द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में वो वहां जाके एक्सिस्टेशन का प्रोसेस होगा जिसमें cyst का outer wall जो है वो टूट जाता है, and when that cyst is going to become open, it's going to open, then the trophozoite is going to emerge from it and then the cycle is going to continue. So these are the two morphological forms which you need to remember, और इसमें से infective form जो है वो आपका cyst है, ठीक है। The one important thing which you need to remember about the parasites is that कि लोग आपसे सवाल करते हैं कि what is the infective form of this parasite. So you need to remember कि इसका infective form cyst है, trophozoite नहीं है। Now this is the cyst. Cyst is just like an amoeba. आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। There is these are the pseudopodia, and these pseudopodia are the structures which are responsible for the movement of this amoeba. Then you have the nucleus which has a karyosome in the form of a dot, and then you have the endoplasm and the ectoplasm. Vacuoles भी present हैं, or this is the growing stage. Most commonly it is 18 to 40 micrometers in size. Motile है, or it is responsible for the multiplication and the reproductive activities of the parasite. ये cysts हैं। Cysts they are smaller, क्या कहते हैं, spherical structures. They are rounded and they vary in size. कुछ small होती हैं, कुछ large होती हैं, कुछ intermediate होती हैं। Small जो है 6 micrometers तक हो सकती हैं, large 15 micrometers तक हो सकती हैं। Immature cysts जो है उसके अंदर आपको ये chromidial bars नजर आएंगे, जबकि mature cysts में आपको chromidial bars नहीं नजर आएंगे। Only you will see the nuclei with the karyosome, ठीक है। और mature cyst जो pass out होती है from the human body, that is generally the quadrinucleate cyst, जिसमें 4 आपको न्यूक्लियाई नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। So these are the various stages of development of a cyst, जो कि स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द ट्रोफोजोइड, फिर सिस्ट फॉर्म में आता है, सिस्ट की फिर क्रोमेटियल बार्स को यूटिलाइज करके अपने न्यूक्लियर मटेरियल को मल्टीप्लाई करते हैं। ये ट्रोफोजोइट्स हैं जो कि आपको इन स्टूल स्पेसिमेन नजर आते हैं लाइव। जो आप जब देखते हो ना, कोई भी पेशेंट आता है और उसका आपको एग्जामिनेशन करना पड़ता है फॉर द स्टूल एग्जामिनेशन, सो दिस इज व्हाट यू एक्चुअली सी इन रियलिटी। ये इसका न्यूक्लियस आपको नजर, ये इसका वैक्यूल नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और ये इसके सूडोपोडिया, और इसकी मूवमेंट की वजह से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। ट्रोफोजोइट जो है वो नॉर्मली स्टूल में नहीं आते, ये सिर्फ उन पेशेंट्स के अंदर आती हैं जिनके अंदर अक्यूट डायरिया हो रहा होता है, यानी कि इतना सिवियर उनका इन्फेक्शन है कि डायरिया इज मतलब कॉन्स्टेंटली डायरिया है, दे आर पासिंग स्टूल्स आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और ट्रोफोजोइट्स को इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। In that situation only you will see the trophozoites in the stool, ठीक है। सिस ये डिफरेंट स्टेन है, ये आयोडीन स्टेन है, ये टॉलेटिन ब्लू है, इसमें ये आपको क्रोमेटियल बार नजर आ रही है, ये आपको न्यूक्लियस नजर, इसका कैरियोसोम, यहाँ आपको 2 न्यूक्लिया नजर आ रहे हैं, कोई क्रोमेटियल बार नहीं नजर आ रही। सिमिलरली ये आयोडीन प्रेपरेशन है जिसमें आपको ये
न्यूक्लियस नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको वैक्यूल शैकल नजर आ रहा है। ठीक है, ये दिखाने का मकसद ये है कि यू आपके दिमाग में कि इम्प्रिंट हो जाए कि सिस्ट क्या है और ट्रोफोसाइट किस तरह की शक्लें कैसे होती हैं, और कल को जब आप उसमें से एक क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में आपको ये याद ना रखना पड़े कि सिस्ट क्या होती है। ठीक है, इफ यू हैव दिस पिक्चर इन योर माइंड, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस पिक्चर एंड राइट अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सिस्ट एंड द ट्रोफोसाइट्स। एक्सिस्टेशन क्या है? एक्सिस्टेशन इट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सिस्ट वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सिस्ट वॉल की डिस्ट्रक्शन होती है एंड द अमीबा इमर्जेस फ्रॉम इट। अब ये अमीबा जो है ये 4 न्यूक्लियर वाला है। अब ये स्टार्ट मल्टीप्लाइंग और इसकी न्यूक्लियर की डिवीजन होनी शुरू हो जाती है एंड देन द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 अमीबोला। ठीक है, एंड these are the trophozoites which are going to these are the trophozoites which are going to emerge in the small intestine, और यहाँ से फिर ये ट्रैवल करते हैं into the large intestine. So excistation takes place in the small intestine, anescistation takes place in the large intestine. ठीक है, अब ट्रोफोजोइट्स जो हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए, वहां जाके वो कॉलोनाइज करेंगे, दे विल फीड ऑन द बैक्टीरिया, दे विल फीड ऑन द डेब्रीज व्हिच इज प्रेजेंट देयर एंड दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन। फिर जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में एक सिचुएशन आती है जिसमें दे फाइंड दैट दे नीड टू अंडरगो अ process of existation or existation for their survival, उस सिचुएशन में what they start doing is that they start becoming rounded in shape, और उसके बाद वो एक अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट वॉल को सिक्रीट कर लेते हैं। क्रोमेटॉइड बॉडीज जो हैं वो राइबोसोम्स की एग्रीगेशन के साथ क्रोमेटॉइड बॉडीज बन जाती हैं विच आर दी nutrition or the material which they are going to require for their further सर्वाइवल। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर भी उनके डिवाइड होते हैं, और ये न्यूक्लियर जो हैं वो 1 से 4 तक डिवीजन हो जाती है। जब ये 4 बन जाते हैं तो दिस इज नोन एज द मैच्योर सिस्ट, एंड दिस मैच्योर सिस्ट व्हेन इट पासेस आउट इन द स्टूल इट कैन सर्वाइव फॉर मेनी वीक्स टू मंथ्स। ठीक है, so this is the process of incestation which takes place within the large intestine, excistation small intestine में होती है। Now coming to the life cycle of Entamoeba histolytica. अब लाइफ साइकिल जब आपने याद करनी है तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ये डायग्राम्स बनाने आए। व्हाट आई वांट इज दैट कि इस बॉक्स की जगह यहाँ पे आप ह्यूमंस लिख दो, फूड लिख दो, कंटामिनेटेड फूड लिख दो, वाटर लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ एक ये लिख दो कि ह्यूमंस। ठीक है, सिस और यहाँ पे जब आपका ये कॉलम में ये लिखा होगा ना कि सिस इंजेस्टेड विद फूड और वाटर दैट इज कंटामिनेटेड विद द ह्यूमन फीकल मटेरियल, इट इज टेकन अप by a human being and it is ingested. After that it goes into the small intestine where the process of excistation takes place and the resulting trophozoites colonize go into the large intestine. अब यहाँ पे आपको process of excistation के लिए थोड़ा सा ये प्रोसेस मेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस एक्सिस्टेशन की प्रोसेस को ये चीजें वहां पे ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, एंड देन इट इज गोइंग टू गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जाने से पहले आपको ये वाला प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस आपको मेंशन करने की जरूरत है एंड देन दे आर गोइंग टू माइग्रेट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो क्या करते हैं ये आपको बताने की जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद they once they colonize the large intestine they are going to reproduce by simple, और ये वाली they invade the lining of the large intestine resulting in symptoms of colitis, diarrhea and dysentery. फिर then they are going to go through the process of encystation, वो आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है and then the cyst passed in the feces और फिर cyst ingested, और ये आपकी पूरी लाइफ साइकिल एक बन जाती है। उसके बाद these trophozoites they can also pass through the cause damage to the intestinal wall and they may invade the blood vessels and they may be transported to other organs of the body, and from the other organs of the body they can cause extra intestinal amoebiasis और commonest organs in brain, liver and the lungs। ठीक है, ये 3 extra intestinal amoebiasis के commonest organs है। So with a little bit of addition of the process of excistation and incystation you will have a life cycle of Entamoeba histolytica complete, जिसमें आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू रिमेम्बर कि आपने ये बॉक्सेस में बना के तो इस तरह से इस लाइफ साइकिल को 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेबल करके आपने ये पूरी लाइफ साइकिल बनानी है। एनी क्वेश्चंस? ओके,
skip this. The spread of the disease depends on various factors. Spread क्यों हम पढ़ रहे हैं amoebiasis में या parasitic infections में? Because this is the way we can control the infection, and this is the way it spreads in the community. Number one, sanitation. अगर sanitary levels high हैं, spread of the disease would be low. The common source of infection is food or water which is contaminated with the cyst. When this contaminated, when the food, when the water leaks into the sewage pipelines, तो या sewage pipelines की leakage होती है into the water supplies, तो आपका water जो है that becomes contaminated with these cysts. So वो एक सोर्स बन जाता है वाटर की कंटामिनेशन का. फिर ह्यूमन फीसेस इज आल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन योर विलेजेस. ठीक है, अब व्हेन दैट ह्यूमन फीसेस इज बीइंग यूटिलाइज्ड एज अ फर्टिलाइजर, तो अलोंग विद दैट fertilizing capacity, it is also going to contaminate the food with the with the cysts as well. अब cysts का spread इसलिए भी important है या इसलिए भी possible है because it can live up to 30 days outside the body. And it is also resistant to chlorination. अगर हमने नॉर्मल क्लोरीन का डाला होता है पानी के अंदर, तो ये सिस्ट जो हैं ये इससे डिस्ट्रॉय नहीं होती. सो इसके लिए हमें आयोडीन की जरूरत है, फिल्ट्रेशन की जरूरत है, या हायर लेवल्स ऑफ क्लोरिनेशन की जरूरत है. It's a very, very rare method of transmission, but in homosexuals it can also be transmitted. So this disease can spread if your hygiene level is not good, if you have contaminated the food or water through people who are suffering from the disease. There is leakage of sewage into the water supplies, when human feces is used as a fertilizer, when chlorination is not done with a higher concentration, and in homosexuals it can be transmitted. Main source of infection is the cyst passing asymptomatic carrier or a chronic patient. देखो, जिसको तो अचीव्ड डायरिया है, जिसको तो इन्फेक्शन के सिम्टम्स एंड साइंस हैं, उसका तो आपको पता लग जाता है. ठीक है, ये बहुत कॉमन है अमीबाइसिस अमंग्स दी होटल शेफ्स. ठीक है, होटल में जितने सारे शेफ्स काम कर रहे होते हैं, जितने उनके एम्प्लॉयज होते हैं, उनमें से इवन वो एम्प्लॉयज जिनको कोई डायरिया है या कोई इनको कोई इन्फेक्शन है या सिम्टम्स है, उनको तो वो छुट्टी देके घर भेज देते हैं. सो दे डोंट बिकम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. और जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन जो कि अक्यूट डायरिया में होती है, वो ट्रोफोजोइट्स पास हो रहे थे, और ट्रोफोजोइट्स जैसे ही एनवायरमेंट में आएंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दे विल नॉट सर्वाइव. ठीक है, सो अगर वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो तो उन सिचुएशंस में तो वो सिस तो किसी और दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचेंगे. बट इफ यू हैव एन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, या एक वो पेशेंट है जो कि क्रॉनिक हो चुका है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो सिस्ट पास कर रहे हैं अपने स्टूल में, कुछ माइल्ड से सिम्टम्स हैं जो कि उसको क्रॉनिसिटी की तरफ ले गए हैं, या वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, they are harboring the cyst but they do not have any symptoms, so they are going to pass out the cyst in the stool. ये patients हैं वो वाले patients जो कि cause हैं of the infection. They are the main source by means of which the infection spreads in a community. ठीक है, और फ्लाइज एंड रोचेस जैसे मैंने पहले बताया था, दे आर ऑल्सो दी मैकेनिकल वेक्टर्स, और इनके थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है. How do we classify amoebiasis? Basically, we classify them into two groups. Number one is the asymptomatic, which is about 85 to 95% of the population, infected population. ठीक है, जिनके अंदर amoebiasis है, उनकी अगर हम डेटा लेंगे तो 85 to 95% एसिम्टोमेटिक होंगे. सिम्टोमेटिक सिर्फ 5 से 15% है. और ये जो सिम्टोमेटिक है, इनमें दो तरह की amoebiasis हो सकती है, एक इंटेस्टाइनल और एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल. इंटेस्टाइनल जो है that is up to 10 to 15 मतलब up to 10% intestinal होती है और 5% extra intestinal होती है. Intestinal में आपके पास colonization हो सकती है of the intestines, or it could be a colonization with tissue invasion. So colonization without or with tissue invasion, and that is confined to the intestines only. उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल है जिसमें इन्वेजन होती है, और इन्वेसिवनेस के बाद वो किसी भी जगह में बॉडी में जा सकती है. What are the factors which contribute to the development of an invasive disease? Number one is the pathogenicity. ठीक है, इंटेमीबा का जो इंटेमीबा हिस्टोलिटिका है, उसकी पैथोजेनिसिटी हाईएस्ट है. अगर उसका इनोकुलम भी ज्यादा है, तो देन इट इज मोर लायबल टू कॉज एन इन्वेसिव डिजीज.
if there is an immune impaired cell-mediated immunity, if the patient is on steroids, these factors are going to reduce the immunity of that individual, and even in a low inoculum, the entamoeba can produce a disease. Then the virulence of the infecting species, presence of surface adhesion factors so that it can remain attached to the intestinal wall, proteolytic enzymes production that is going to destroy the tissues and allow it to go into the deeper tissues. Then the cytotoxins and cytolysis, that again is going to cause the damage to the tissues, and it is going to produce more deeper infections. Okay, this is not just related to Entamoeba species, it is related to all parasitic species. उसकी पैथोजेनिसिटी, उसका इनोकुलम का डोज, उसके होस्ट फैक्टर्स कौन उस वक्त क्या ऑपरेटिव हैं, और उसके विरुलेंस फैक्टर्स कौन कौन से हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम यही 3-4 विरुलेंट फैक्टर्स हैं जो कि पैरासाइट्स में ऑपरेटिव होते हैं. नाउ इंटेस्टाइनल डिजीज अकर्स इन एन एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट पैसर हो सकता है, सिम्प्टोमेटिक हो सकता है लेकिन उसके अंदर डायसेंट्री नहीं हो सकती. फिर वो प्रेजेंट कर सकता है विद अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक appendicitis, amoeba, post-dysenteric colitis, or any of the complications of the above. So any of these scenarios, any of these pictures can be due to the amoebic dysentery or Entamoeba histolytica intestinal disease. एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज में हमारे पास अमीबिक लिवर एब्सेस आ जाता है. Then there can be an abscess, amoebiasis in the lungs. It can be in the pleura. It can be in the brain. It can be in the skin. It can be in the spleen, or it can occur in the urogenital tract. जिसमें से I told you before that liver, lung, and the brain are the commonest sites of amoebiasis. Pathogenesis number 1 is the secretory enzymes like the proteases. Then there are the enterotoxins and the cytotoxins. Both of them cause direct tissue destruction. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है contact dependent cytolysis. That is, because of the contact of the amoeba to the surface cell surfaces, it is going to cause injury. ठीक है, because it is adhering to the target cells, then it can produce certain proteins which are known as the pore forming proteins, and as a result of which there is going to be formation of holes in the membrane, resulting in destruction of that intestinal wall. And then it produces a phospholipase, which is going to cause cytolysis of the intestinal wall. ठीक है, so basically ये आपका amoeba है. First of all is the adherence, then it is going to cause the formation of various enzymes. These enzymes are going to destroy these epithelial cells. Once these epithelial cells are going to be destroyed, it is going to penetrate this layer and it is going to go into the deeper tissues. और deeper tissues के साथ जब वो जाता है वहाँ पे, तो then it is going to spread laterally. Basically the muscle layer is not going to allow this to go into the deeper tissues. लेकिन अगर कोई blood vessel है तो it can enter the blood vessel and it can go through that vessel into the deeper tissues, वरना ये laterally spread करता है. अच्छा, we'll study the rest of the pathogenesis next time. Any questions? Any questions up till this point? नेक्स्ट टाइम हम इसकी पैथोजेनिसिटी और इसका हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो वी विल गो थ्रू दी अदर इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ, जिसमें हमारे ट्राइकोमोनास है एंड जार्डिया है. ठीक है, so trichomonas and giardia, they are very small parasites. We'll do that next time along with the diagnosis of Entamoeba histolytica. और Entamoeba histolytica की diagnosis बहुत important है, इसकी life cycle बहुत important है. It's a very important SCQ question. कॉमनली जो है वो ये पैरासाइट जो है कॉमनली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. अगर पिछले 2-3 सालों में नहीं आया तो अब it's highly likely that you will get a question on Entamoeba histolytica in your final exam.